तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम आज भी लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। जैविक खेती की तरफ बढ़ता किसानों का रुझान। कटहल के नए बाग स्थापन पर जानकारी। ड्रम सीडर द्वारा धान की सीधी बुआई पर जानकारी। इन दिनों जैविक खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ा है, क्योंकि जैविक खेती से प्राप्त उत्पाद का अच्छा मूल्य भी मिलता है, साथ ही ये मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी है। तो जो किसान भाई सब्जियों की जैविक खेती विधि द्वारा खेती करना चाहते हैं, वो किस प्रकार से अपनाएंगे, इसमें किए जाने वाले प्रबंधनों को, इसकी जानकारी के लिए आइए मिलते हैं सिकंदर खेड़ी कैथल के प्रगतिशील किसान राजेश कुमार से और जानते हैं उनके अनुभवों को। किसान भाइयों, जैविक खेती देशी खेती का उन्नत तरीका है। इसमें रासायनिक खाद, कीटनाशकों, वृद्धि नियंत्रकों का उपयोग नहीं करके खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र एवं प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम आदि द्वारा पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। फसल को प्रकृति में उपलब्ध मित्र कीड़ों, जीवाणुओं एवं जैविक कीटनाशकों द्वारा हानिकारक कीड़ों एवं बीमारियों से बचाया जाता है। अतः ये बोल सकते हैं कि जैविक खेती कुछ भी नहीं है, बल्कि उत्पादन की एक वैकल्पिक प्रणाली है, जिसमें किसी प्रकार से कृषि, बागवानी, पशु व मत्स्य उत्पादन प्रणाली में कोई भी रासायनिक उर्वरक, रोग एवं कीटनाशक या कोई भी नकली या बनावटी उत्पाद, वृद्धि नियामक तथा शक्तिवर्धक उत्पाद आदि संसाधनों के प्रयोग के बिना जीवित मृदा को बिना नुकसान पहुंचाए खेती करते हैं। कुछ सघन कृषि क्षेत्र जैसे गंगा के मैदानी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि में ऐसी समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। हरित क्रांति हमारे यहाँ पर शुरू हुई थी। उस हरित क्रांति के कारण हमारे को बेनिफिट तो हुआ है अनाज का, ये तो हो गया, हमारी भूखमरी तो मर गई थोड़ी बहुत। तो उसमें एक चीज का हमारे को नुकसान जरूर हुआ है। किसानों को सबसे बड़ा नुकसान और समाज को सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ है, क्योंकि प्रॉपर रासायनिक पे हमारी खेती डिपेंड हो गई और रासायनिक पे डिपेंड होने के बावजूद कैंसर और हार्ट अटैक जैसी बहुत ही भयंकर बीमारियां हमारे समाज में आ चुकी हैं। और इससे बचने के लिए हमारे को जैविक अपनाना पड़ेगा। अगर हमारे प्रॉपर जैविक हम खेती करेंगे और जैविक हमारा फूड और पशुओं का चारा होगा तो उसमें ऑटोमेटिक हम ये मानेंगे तो समाज सेवा के साथ साथ और हमारी जो बीमारियां हैं उनसे भी छुटकारा मिलेगा। देश के किसानों को ये कहना चाहता हूँ, हमारे को 100 या 200 मन जीरी या हमारे को 60 मन गेहूँ या हमारे को कई क्विंटल खरबूजा या तरबूज निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमारे को
कम प्रोडक्शन हो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम जैविक बनाओ। आज भी जैविक पद्धति द्वारा देश में बहुत सी अलग अलग परिस्थितियों जहां सामाजिक उत्थान नहीं हुआ है, पिछड़े, पहाड़ी, घाटी तथा आदिवासी वाले क्षेत्र आदि में अपनाई जा रही है। मैंने जैविक का काम करना शुरू कर दिया 2010 के अंदर। स्टार्टिंग में तो 1-2 साल हमारे को दिक्कत आई है, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन पूरा नहीं मिलता, थोड़ा खाद की और दवा की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। वो भी हमने अपने आप भरपाई पूरी कर ली। तकरीबन हमारा सिस्टम बहुत अच्छा चल पड़ा और अच्छी प्रोडक्शन होने लगी और अच्छे रेट मिलने लगे। और दूसरी हमारी जो वेजिटेबल और फ्रूट हम जो करते हैं वो सारा अच्छी मार्केट में जाता है, जैसे मॉल वगैरह में, दिल्ली में, और हमारा करनाल जाता है, हमारी लोकल मंडी पूंडरी है। और जो हमारे बंधे हुए कस्टमर है जो लोकल, जो जैविक ही खाना पसंद करते हैं, वो भी हमारे से अच्छा माल लेते हैं। और जो जैविक का मैंने काम शुरू किया है ना, पहले मेरे से ये हमारा मित्र है राजेश कुमार सिकंदर खेड़ी, छोटे भाई जैसा है मेरा, बहुत ही बढ़िया है। मतलब कि इसके साथ मिलजुल के हम ग्रुप भी बढ़िया चलाए हुए हैं और जैविक हमारे को अच्छा सिस्टम मिला। इसमें कोई शंका नहीं कि हमारे किसानों के लिए ये सुनहरा अवसर है। मैं 2008 से जैविक खेती कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में कुछ दिक्कतें आई, एवरेज भी, प्रोडक्शन भी बहुत कम हुई मेरी। 3 साल के बाद मेरी प्रोडक्शन बढ़िया मिली और मेरा मार्केट में एक नाम हो गया, अच्छा मुनाफा मिलने लगा। मेरा सारा प्रोडक्शन, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं सारे मार्केट में हाथों हाथ बिक जाते हैं। तो किसान भाई से यही सलाह है, जितने हो सके जैविक पे आए, क्योंकि आगे जैविक का ही जमाना आने लग रहा है। और ये तो हरियाणा सरकार की मेहरबानी है जो अब जैविक के किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दे रही है। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय परियोजना जैविक उत्पादन 2001 भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना जैविक उत्पाद राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत की गई। इस संपूर्ण जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केंद्र कैथल के एक कृषि वैज्ञानिक से मिलते हैं। जहर युक्त खेती को छोड़कर हम किसानों से ये अपील करते हैं कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएं। इसमें शुरू में किसानों को हो सकता है थोड़ी पैदावार कम मिले, लेकिन जो रेट्स हैं उनके ऑर्गेनिक पदार्थों के, ऑर्गेनिक अनाजों के, वो किसानों को ज्यादा मिलते हैं। कई बार 1.5 से 2 गुना तक भी कंज्यूमर देने के लिए तैयार रहता है। बीज उपचार से लेकर फाइनल हार्वेस्टिंग तक किसानों को ट्रेनिंग देता है इसमें। और जैसे जैविक खाद है, जैसे वर्मी कंपोस्ट खाद है, केचुए की खाद है, बायोगैस स्लरी है, ये सब चीजें बनाने की मतलब किसानों को ट्रेनिंग देता है। और इसमें हमारे किसान जैसे अमरीक हजवाना है, राजेश खेड़ी सिकंदर है, ये आगे भी आ रहे हैं और ये ऑर्गेनिक उत्पाद अपना बना के सुदूर जैसे गुड़गांव है या दिल्ली में है जो मॉल है, उनके साथ उनका बाईबैक कांटेक्ट हुआ है और वो उनका माल को खरीद रहे हैं। बल्कि डबल से भी 3 गुना तक भी वो दाम देने के लिए तैयार हैं दिल्ली के वासी। बल्कि कैथल में भी ऐसे किसान, ऐसे कंज्यूमर हैं जो किसानों को उनकी ऑर्गेनिक उत्पाद का ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के लिए तैयार है, रेट देने के लिए तैयार है। किसानों को यही सलाह देना चाहूंगा कि कम से कम शुरू में कम से कम अपने रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करें, उसके बाद ऑर्गेनिक तरफ जाएं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, ऑर्गेनिक जो कीड़े मार दवाइयां जैसे नीम से बने हुए उत्पाद हैं वो मतलब बाजार में उपलब्ध हैं, वो उन दवाइयों का इस्तेमाल करें। खाद के रूप में जैसे गोबर की खाद है, बायोगैस स्लरी है या अपनी वर्मी कंपोस्ट खाद है, उन खादों का इस्तेमाल करके किसान अपनी पैदावार को बढ़ा तो नहीं सकते ऑर्गेनिक खेती के अंदर, लेकिन उसको उस पैदावार को मेंटेन कर सकते। आइए अब जानते हैं जैविक खेती कौन कर सकता है। जैविक उत्पादन या खेती कोई भी किसान या किसानों का समूह, संस्था या कंपनी या NGO, खाद्य प्रसंस्करण, खुदरा विक्रेता या सरकारी संस्था कर सकती है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे हैं और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो आप बने रहिए हमारे साथ। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। BBC ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन।
के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। कटहल की मांग फल एवं सब्जियों के रूप में प्रदेश में काफी रहती है और इसी कारण प्रदेश के बहुत से किसान कटहल की बागवानी करना चाहते हैं। लेकिन अधिक फसल हेतु बाग स्थापना के समय कटहल की उन्नत किस्में एवं रोपण की सही तकनीकियों को अपनाना जरूरी होगा, जिसकी जानकारी दे रहे हैं एक उद्यान वैज्ञानिक भूपेंद्र वीर सिंह। आज जो आपको विशेष रूप से जानकारी दी जा रही है वो कटहल की खेती के बारे में दी जा रही है। और विशेष ध्यान ये रखना है कि खेत में पानी न लगे, ऐसे स्थानों का चयन किया जाए जहां पर कि आपकी कटहल की बाग सफल हो सके। और इस तरह से ऊंची और अनुपयुक्त ज़मीन कम में इसको लगा करके अधिक से अधिक लाभ लिया जा सकता है। विशेष रूप से जो कटहल की चयनित प्रजातियां हैं वो नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 3-4 वैरायटी अच्छी सिलेक्शन की गई हैं। उसमें नरेंद्र 1 कटहल है, नरेंद्र कटहल 3 है, नरेंद्र कटहल 5 है, नरेंद्र कटहल 7 है। ये 2 तरह की प्रजातियां हैं, एक तो सब्जी के रूप में प्रयोग की जाती है, दूसरा पका करके कोया खाने के रूप में होती है। विशेषकर जो आम आदमी के उपयोग में आने वाली कटहल की प्रजाति है वो सब्जी के रूप में ज़्यादा उपयोग की जाती है। कोए को कम लोग केवल शौकवश खाते हैं। कटहल की खेती करने के लिए किसान भाई 10 गुणे 10 मीटर पर लाइन से लाइन और पौधों की दूरी पर 1 गुणे घर मीटर के गड्ढे खोद ले। उसमें ऊपर की जो आधी मिट्टी एक तरफ रखें और आधी नीचे की मिट्टी दूसरी तरफ रखें। 4 टोकरी सड़ी हुई गोबर की खाद और 250 ग्राम उसमें जो है पोटास और 250 ग्राम उसमें सिंगल सुपर फास्फेट और हड्डी का चूरा और 100 ग्राम फोरेट एंजाइम मिला करके गड्ढे को पाट लें। गड्ढा भरते समय यह ध्यान रखें कि ज़मीन की सतह से वो 2 इंच ऊपर है ताकि बरसात में वो गड्ढा बैठे तो वो ज़मीन के बराबर हो जाए। किसान भाइयों, गड्ढा भराई का यह कार्य आपने मई-जून माह में कर लिया होगा। फिर जो किसान भाई चयनित प्रजाति कटहल की लेते हैं उनको ले करके उस जितनी उनकी पिंडी होती है उस पिंडी के आकार का ही गड्ढा उसमें खोदा जाएगा और उसको अच्छी तरह से दबा करके लगा दे ताकि वहाँ पर उस पौधे को और बाएं हाथ से उठाएं तो निकले न, ये समझ लें कि उनका पौधा अच्छी ढंग से रोपित हो गया है। और रोपाई करने के बाद हल्की सिंचाई करें। यह विशेष ध्यान रखें कि पौधा लगाने का समय जो है अपराह्न 3 बजे के बाद है ताकि धूप में वो मुरझा न जाए और इससे पौधा आपका धूप से प्रभावित नहीं होगा। और इस एक पौधे में कम से कम 100 फल से लेकर के करीब 200-250 फल तैयार हो जाते हैं। आज के समय में धान की खेती में अधिक पानी, अधिक लागत के कारण लाभ का दायरा सिकुड़ता जा रहा है। लेकिन हम इसकी खेती को छोड़ नहीं सकते क्योंकि धान का अपने देश के खाद्यान्न आपूर्ति में सबसे बड़ा योगदान है। इसीलिए जरूरत है कि इस फसल को कम पानी एवं कम लागत के द्वारा अधिक उपज ली जाए, जिसके लिए आज के समय में धान की सीधी बुआई ड्रम सीडर से करके दोनों लाभ लिए जा सकते हैं। इसकी जानकारी दे रहे हैं एक कृषि अधिकारी आनंद कुमार त्रिपाठी। धान की सीधी बुआई किसान परंपरागत रूप से पहले से करते आ रहे हैं, जिसमें वो छिटकुआ विधि से बुआई करते थे। तो ड्रम सीडर एक ऐसी तकनीकी के रूप में विकसित हुआ है जिससे किसानों को जो लागत बढ़ती जा रही थी वो लागत कम होती है। किसान इसमें अंकुरण बीजों का पहले की तरह जैसे रोपा के लिए करते थे वैसे करते हैं और फिर अंकुरण हो जाने के बाद सीधे खेत को तैयार करके पलेवा करके और उसकी ड्रम सीडर के द्वारा सीधी बुआई कर देते हैं। इसमें मजदूरी काफ़ी कम हो जाती है, मजदूरों की काफ़ी बचत होती है। किसान भाइयों, जहां तक मजदूरी की बात है तो 1 हेक्टेयर रोपाई हेतु 50 मजदूर लगते हैं।
जबकि इस यंत्र से बुआई करने पर 2 मजदूर यंत्र को चलाते हैं और 1 हेक्टेयर पर 5 मजदूर का खर्च आता है। अतः परंपरागत की तुलना में 45 मजदूरों की मजदूरी में बचत होती है। इस यंत्र के द्वारा दूसरी बचत बीज की होती है, जहां पर परंपरागत में 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर रोपाई हेतु डाला जाता है, वहीं ड्रम सीडर में 1 हेक्टेयर हेतु 25 से 30 किलोग्राम बीज लगता है। इतना ही नहीं किसान भाइयों, 1 हेक्टेयर रोपाई हेतु नर्सरी तैयारी पर लगभग 3000 रुपए का खर्च पड़ता है, जो कि इस यंत्र के द्वारा बुआई करने पर पूरा बच जाता है। और इसमें आपको यह भी ध्यान देना होगा कि खेत की तैयारी जिस तरह रोपाई वाली पद्धति में की जाती है वैसे ही करके बुआई के समय पानी भरा नहीं जाता खेत में, बल्कि केवल कीचड़ रहना चाहिए। किसान फर्टिलाइजर जिस सामान्य रूप में जिस तरह अन्य प्रजातियों को देते हैं उसी तरह दें। इसमें बीज 1 हेक्टेयर में लगभग 25 से 30 किलो बीज लगता है। किसान भाई बीजों के भिगोने से पहले उनका बीज शोधन थीरम या कार्बनडाजिम से कर लें। किसान धान के बीजों को 12 घंटे भिगो लेते हैं। भिगोने के पश्चात 18 से 24 घंटे तक उसको नम स्थान पर रख करके अंकुरण कराया जाता है। ये किसानों को ध्यान देना चाहिए कि अंकुरण आधा सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो। ड्रम सीडर जिस तरह आप देख रहे हैं, इसमें ये फाइबर प्लास्टिक का बना हुआ है। इसका वजन लगभग 6 किलो के आसपास है। इसमें 2 पहिए हैं, एक धुरा है जिस पर 4 ड्रम लगे हुए हैं। इन ड्रमों में 5 किलो, प्रत्येक ड्रम में 5 किलो धान का बीज डाला जा सकता है। लेकिन बुआई के समय खेत में जब ले जाते हैं तो इसमें लगभग 3 से 3.5 किलो बीज, अंकुरित बीज इसमें रखेंगे। और जबकि ड्रम सीडर से बुआई में एक किसान लगभग 2 से 2.5 घंटे में 1 एकड़ खेत की बुआई, सीधी बुआई ड्रम सीडर पद्धति के द्वारा कर सकता है। इस ड्रम सीडर यंत्र द्वारा धान की सीधी बुआई की जाएगी, जिसमें 20 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी नियत हो जाएगी। दूसरी इसमें सावधानी ये रखने की ज़रूरत है कि बुआई के 2-3 दिन तक बहुत तेज़ बारिश भी ना हो, क्योंकि बीज सतह पर गिरते हैं और अगर बहुत ज़्यादा खेत में पानी भर जाएगा तो वो का प्लेसमेंट बिगड़ सकता है। इस विधि में चूँकि धान की सीधी बुआई हो रही है, पौधे बाद में जर्मिनेट होते हैं और उनके साथ ही साथ खरपतवार भी आ जाते हैं। इसलिए बुआई के 20 से 22 दिन बाद किसान भाई दवा है खरपतवारनाशी, उसका प्रयोग प्रति हेक्टेयर की दर से 600 लीटर पानी में करके इसका निदान कर सकते हैं। इससे 20-22 दिन बाद स्प्रे कर दें तो सारे खरपतवार समाप्त हो जाते हैं। बुआई के समय खेत में पानी नहीं भरा होगा, सिर्फ कीचड़ होगा, इसलिए बुआई के समय आधी मात्रा का, रोपाई से लगभग आधी की मात्रा पानी की कम लगती है। लेकिन उसके बाद जब फसल खड़ी हो जाती है खेत में, उस समय जिस तरह सामान्य रूप से रोपाई में पानी का प्रयोग होता है वैसे ही इसमें भी प्रयोग होगा। प्रदर्शनों में हमने जो रिजल्ट देखे थे, धान की 100 दिनों में तैयार होने वाली प्रजाति में उत्पादन लगभग 9.5 कुंटल प्रति बीघा, यानी करीब 90 से 95 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त हुआ था। और इस पर इसकी कीमत 5500 रुपया प्रति ड्रम सीडर है, जिस पर आत्मा योजना के द्वारा इसमें हमने 1000 अनुदान का भी प्रस्ताव किया है। किसानों को ड्रम सीडर लेने पर 1000 रुपये का अनुदान आत्मा योजना से उपलब्ध कराया जाएगा। इससे ड्रम सीडर से उत्पादन में कम से कम परंपरागत रोपाई की विधि से 1.25 गुना से लेकर 1.5 गुना तक वृद्धि देखी गई है। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। बीबीसी, दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से, आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। बीबीसी ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। किसान भाई को जब भी आप मौन पालन कर रहे हो तो आपको जो विभिन्न समय में लगने वाले जो शत्रु कीट हैं या शत्रु जीव हैं उनका अच्छी पहचान होनी ज़रूरी है। ऐसे कुछ शत्रु हैं जैसे ततैया जो होती हैं बरैया बोलते हैं, या पहाड़ों पे जो किसान हैं उनको अंगलार है बिस्लार बोलते हैं। तो इस तरह के ये प्लेन में जो लाल रंग के ततैया है या पीले रंग की ततैया है, कुछ काले रंग की ततैया होती है, तो बहुत प्रकार की ततैया हैं। और ततैया जितनी भी होती हैं सभी मधुमक्खियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। जो भी मौन पालक भाई हैं उनके बरसात के समय में इनका जो आक्रमण शुरू होता है तो उस समय आप सावधान रहें। और ये सब आप सुबह शाम 2 टाइम या 3 टाइम कम से कम अपनी जो मौन वाटिका है उसका भ्रमण करें और उसमें जगह जगह कुछ लकड़ी के तख्ते जो 4 से 6 इंच चौड़े और लगभग 20 इंच या 15 इंच लंबे हों, ऐसे तख्तों का प्रयोग करें इनको मारने के लिए। और बीच में जो मौनगिरी है उनके ऊपर रख दें और घूमते हुए इन ततैयों और बरैयों को बीच बीच में मारते रहें। ये दूसरा, अगर इनको बचाने के लिए आप ततैया प्रपंच का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो एक गोल ड्रम सा एक मशीन होती है और इसमें कुछ गुड़ डाल देते हैं, ततैया इसमें ट्रैप हो जाता है और फिर इसको हम मार सकते हैं। उसके अलावा जो बरसात का समय है इसमें चींटियों का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि जब आप बागीचे के अंदर अपने मौन गृहों को अगर स्थानांतरित कर देते हैं तो वहाँ पे छाया और वहाँ पे चींटी लगने की समस्या बहुत बढ़ जाती है। ऐसी चींटी लगने से बचाने के लिए आप जो मौन गृह है और उसके नीचे उन सभी मौन गृहों को स्टैंड पे रखें और स्टैंड के नीचे भी कटोरी या स्टील का या मिट्टी का बर्तन रखना बहुत ज़रूरी है, विशेषकर बरसात के समय में। और इसमें पानी की सफाई, जो भी आप कटोरी में पानी रखते हैं उसकी सफाई होनी चाहिए और उसका समय समय पे उसको बदलते रहें, सफाई करते रहें। तो इससे आपका जो चींटी लगने की समस्या है उससे छुटकारा मिल जाएगा। एक इसका मुख्य शत्रु जो है वो वैक्स माथ होता है, जो मोमी पतंगा, इससे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और मोमी पतंगा जो है छत्ते के मोम को खा करके छत्ते को समाप्त कर देता है और ये जो भंडारित किए हुए छत्ते हैं उनमें भी लगता है और जो मधुमक्खी के जो कॉलोनी में जो परिवार में जो छत्ते रखे हुए हैं उस पर भी लगता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी जो आपके मौन परिवार है या मौन गृह है उसके अंदर जो खाली छत्ते कोई भी ना पड़े रहें। जितने भी छत्ते रहें वो मधुमक्खियों के द्वारा पूरी तरह से ढके हुए होने चाहिए और इन्हीं ढके जो अतिरिक्त छत्ते हैं उनको निकाल करके उचित जगह पे भंडारित कर दें। भंडारित किए हुए छत्तों को भी अच्छी तरह भंडारित करने की ज़रूरत है जिससे बाहर से कोई मोमी पतंगा जो उसका एडल्ट है, प्रौढ़ है, वो उसमें अंदर जा कर के उसमें अपने अंडे न दे और जिससे कि उसका नुकसान ना हो। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि अगर इसको बक्से में, मौन गृह में या मौन वंश में अगर इसका आक्रमण हो जाता है तो उसको उससे बचने का कोई उपाय, क्योंकि दवाई नहीं डाल सकते और अगर दवा डालते हैं तो मधुमक्खियों का भी नुकसान होता है। इसलिए इसको आप जिस बक्से में जो छत्ता संक्रमित हो गया हो उसको 10 मिनट के लिए धूप में रखें, मधुमक्खियों को झाड़ लें और उसको धूप में दोनों तरफ, छत्ते का दोनों तरफ दिखाएं तो उससे जो इसका जो लार्वी है या सूंडी है वो वैक्स मात की बाहर गिर जाती है और उसको हम नष्ट कर सकते हैं और फिर इन छत्तों को हम प्रयोग में ला सकते हैं और सफलतापूर्वक इनसे आप बच सकते हैं और फिर आने वाले जो समय है उसमें बहुत अच्छा आपको शहद का उत्पादन प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद। आम तोड़ाई में ध्यान ये रखना है कि आप आमों को किस तरह से तोड़ा, उसके लिए मैंगो हार्वेस्टर यंत्र है। आप जब तोड़ाई करते हैं तो तोड़ाई करते समय विशेष ध्यान रखें कि तोड़ाई करें कैसे, क्योंकि तोड़ाई और यंत्रों के द्वारा भी करते हैं और हाथों के द्वारा भी करते हैं। तो यंत्रों में मैंगो हार्वेस्टर एक यंत्र है
जिसकी सहायता से आप तोड़ाई आसानी से कर सकते हैं। और जब आम पक जाता है तो हाथ से तोड़ाई कर सकते हैं। जब हाथ से तोड़ाई करते हैं तो आप इस तरह आम को पकड़ते हैं और हल्का सा घुमाव देते हैं, और जब आम पकने की अवस्था में होता है तो आम तुरंत टूट जाता है। लेकिन जब आप मैंगो हार्वेस्टर से तोड़ते हैं तो इसको 2 से 3 इंच डंठल के साथ तोड़ाई करें। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो डंठल रहता है इसमें कुछ पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व 1-2 दिन तक धीरे धीरे फलों को प्राप्त होते रहते हैं, तो फल में तुरंत झटका नहीं लगता। दूसरा फायदा क्या होता है कि जब फल को आप बिना डंठल के तोड़ते हैं तो सिक्स सेप निकलता है, जिसको चैपी कहते हैं, और जो फल के ऊपर बहता हुआ एक काला निशान बना देता है, जिससे फलों की बाजार में कम मूल्य प्राप्त होता है, क्योंकि इससे गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है। इसलिए आप ध्यान रखें कि 2-3 इंच यदि डंठल रहेगा तो चैपी धीरे धीरे सूख जाएगी और उसके बाद फलों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। किसान भाइयों, आप इसके बाद दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यदि मान लो बिना डंठल के फल आ भी गए हैं तो तुरंत उनको उल्टा करके रख देते हैं, या थोड़ा प्री कूलिंग के रूप में उनको पानी में डाल देते हैं, और पानी में डालने के बाद 1-2 घंटे पानी में डालने के बाद या किसी छायादार स्थान पर ढेर लगा के रख देते हैं। किसान भाइयों, फलों को तोड़ाई के बाद आप उनको 1-2 घंटे के लिए पानी में डाल देते हैं या उनको छायादार स्थान पर रख देते हैं। इसको प्रक्रिया को प्री कूलिंग कहते हैं, जिससे क्या होता है जब वातावरण का तापक्रम अधिक होता है और जिससे कि फलों का तापक्रम भी बढ़ जाता है, जब हम भंडारण में रखते हैं या पैकिंग करते हैं तो उस पर भंडारण गृह पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्री कूलिंग करना अति आवश्यक होता है। सावधानी ये रखें कि आप जब कहीं पैकिंग करेंगे तो पैकिंग करते समय लोकल मार्केट के लिए या बाहर भेजने के लिए उद्देश्य के अनुसार पैकिंग करें। लोकल मार्केट के लिए आप कोरुगेटेड प्लास्टिक के बॉक्स जो आते हैं, गनी बैग्स का प्रयोग कर सकते हैं या प्लास्टिक क्रेट्स का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब आप बाहर के बाज़ारों में भेजना होता है तो आप कोरुगेटेड फाइबर बोर्ड के बने हुए बक्सों का प्रयोग करना चाहिए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी अब देखिए। और अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पाली हाउस में छरबेरा फूल की खेती भाग 1। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।